हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। अभी हमारे साथ धर्मेंद्र जाकर सर हैं। आज जानेंगे इनके इंटरव्यूज़ के बारे में और इनकी जर्नी के बारे में। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। बिल्कुल, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज एस्पिरेंट के लिए बहुत ही शानदार ये वीडियो होने वाला है। इसमें हम कवर करेंगे कि एक बिगिनर्स कैसे मतलब आगे बढ़े, स्ट्रेटेजी कौन सी अपनाएं, और इसके अलावा आंसर राइटिंग कैसे करें, और कुछ महत्वपूर्ण किताबों के बारे में हम बताने वाले हैं। तो लास्ट तक जी वीडियो सर। ज़रूर देखना है। तो सर, जो अभी आपका इंटरव्यू था, कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरा आपके इंटरव्यू का? बिल्कुल मुकेश, ये मेरा चौथा इंटरव्यू था। हम्म। और इस बार मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अपने आप को वहाँ सही रख पाया, सहज होकर आत्मविश्वास के साथ जवाब दे पाया। तो मैं जो बच्चे हैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि यूपीएससी जर्नी के दौरान हम केवल पढ़ाई करते रह जाते हैं, केवल प्री मेंस पढ़ते रह जाते हैं, एक पर्सनालिटी वाला जो पार्ट है वो छोड़ देते हैं। तो आप इसको साथ लेके चलो कि शुरू से जैसे आज से आप तैयारी करो तो अपने आप को देखो कि आप कैसी एक अपना व्यक्तित्व बना रहे हो। तो कुल मिला के अनुभव बहुत अच्छा रहा। आपको मेंबर का था, माइंडसेट किस टाइप का था, क्या आखिर क्या जानने की कोशिश किया था आपसे? जी, मतलब बोर्ड मेंबर का एक्चुअल में स्टूडेंट को लेकर यही होता है कि सबसे पहले वो कंफर्ट कराते हैं। वो यही देखना चाहते हैं कि वो एक अच्छे व्यक्तित्व के साथ बात करें और सिविल सेवाओं के अनुकूल एक अच्छे जो कैंडिडेट होते हैं उनको चुनें। तो ओवरऑल यदि अंदर के माहौल की बात करें तो माहौल बहुत ही शानदार था, कूल था। उन्होंने कहीं भी मुझे इस बार मतलब उतना ग्रिल नहीं किया। एनालिसिस वाले क्वेश्चन पूछे जहाँ पे क्लाइमेट से लेकर यूट्यूब से लेकर अच्छे क्वेश्चन उन्होंने किए हैं। तो यूपीसी का जैसे होता है ना कि हम मॉक देखते हैं, मॉक वाले में क्या चलता है, नॉलेज नॉलेज चलता रहता है। इनको मुझे लगता है इनको ज़्यादा अनुभव नहीं है इन चीज़ों का। वहाँ पे क्या चलता है, नॉलेज की बजाय वो ओवरऑल असेसमेंट करते हैं कि ये सिविल सेवाओं के लिए अनुकूल है कि नहीं। ओके। सर, अगर मैं बात करूँ आपकी यूपीएससी जर्नी को लेकर, तो कब से स्टार्ट हुई और अब तक की कितनी कैसी ये जर्नी रही आपकी? बिल्कुल मुकेश, जैसे मैंने लगभग कह सकते हैं 2011-12 के आसपास सीरीज मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी, है ना। शुरुआत में प्रीलिम्स नहीं हुआ एक दो अटेम्प्ट में, लेकिन उसके बाद में लगातार प्रीलिम्स हुए और मेरे 5 मेंस लिखे हैं और उनमें 4 इंटरव्यू कॉल रहा है। तो काफ़ी उतार चढ़ा रहा है। वही लास्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू कॉल होना मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। और चूँकि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो साथ साथ पढ़ाना, बच्चों का इंटरेक्शन होना, ये सब अनुभव रहा है। ओके। आजकल देखते हैं तो जो एस्पिरेंट है काफ़ी कन्फ्यूजन रहते हैं, तो वो अच्छे से चयन नहीं कर पाते, ना सिलेबस को लेकर ना अपने जो जर्नी को लेकर, तो उन्हें भटक जाते हैं एक तरीके से। तो वो भटकाव से कैसे रोकना चाहिए उन्हें? हाँ, ये आता है कि तैयारी शुरू तो कर देते हैं लेकिन बाद में उसको लंबा खींच लेते हैं, या कभी यूपीसी की ओर जाते हैं, कभी कोई पीसी से आ जाता है। तो मैं नए स्टूडेंट को ये बोलूँगा कि शुरुआती 2-3 साल आपके है ना, वो केवल यूपीसी पे लगाएं, फुल्ली फोकस के साथ लगाएं। फिर आपका नहीं होता है 2-3 साल के अंदर, तो फिर आप है ना पीसीएस ट्राई कर सकते हैं। लेकिन इसको ज़्यादा लंबा ना खींचें। लंबा खींचने से क्या होगा, आप तनाव में आओगे, ना जॉब रहेगा, कई सारे आर्थिक आपको संकट भी आ सकते हैं। तो शुरुआती 3 साल मैं ये बोलूँगा कि पहले 2-3 अटेम्प्ट है ना फुल्ली फोकस होकर यूपीसी का दो। और उसके बाद में नहीं होता है एक, तो साथ में एमए वगैरह कर लें, पीएचडी कर लें। और लेकिन जर्नी ना छोड़ें, ये हिम्मत ना खोएं कभी। ओके। सर, उस टाइम पे आपने बताया पहला प्रीलिम्स आपका निकला, पहला मेंस, पहला इंटरव्यू। हाँ। तो उस टाइम पे आपका क्या दिनचर्या थी यूपीएससी प्रिपरेशन को लेकर? किस तरीके से आपने डिजाइन किया था अपने शेड्यूल को? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है कि पहले दूसरे अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ था। उसकी कमियाँ ये थी कि एक तो सही से रूटीन टाइम टेबल ज़्यादा नहीं था। कोचिंगों में आते जाते थे, उसमें कोचिंग करते थे तो टाइम काफ़ी जा रहा था। लेकिन जैसे तीसरे अटेम्प्ट में ये रियलाइज़ हो गया कि हमें यूपीसी के क्वेश्चनों को मतलब देखना पड़ेगा, यूपीसी के सिलेबस को देखना पड़ेगा। और उसके अकॉर्डिंग फिर देखो, एवरेज 6 से 8 घंटे की एक रणनीति बनाई कि मुझे कैसे प्री को देखना है, कैसे मेंस को देखना है। और उस साल फिर जैसे 2014 में पहली बार इंटरव्यू कॉल हुआ, सब ठीक रहा। फिर 16 में जैसे मेरे मेंस में मार्क्स वन ऑफ द हाईएस्ट थे, 821 मेंस में आए थे, निबंध एथिक्स में सब में ठीक आए थे। तो ओवरऑल रूटीन ये रहता है कि 6 घंटे 8 घंटे का रखो, 8 घंटे रेगुलर आप पढ़ते हो। हाँ, रूटीन में ये भी था कि मैं मूवीज़, अच्छी मोटिवेशनल मूवीज़ देखता हूँ। इंटरव्यू में मैंने ये रखा था, उन्होंने काफ़ी क्वेश्चन पूछे थे। तो रूटीन अपना रखो। सतत अभ्यास बहुत ज़रूरी है। आप बीच में कभी 15 घंटे पढ़ते हो, कभी पढ़ते नहीं हो, तो वो मत करना है। ओके। यूपीएससी एग्जाम में उस टाइम पे और अब क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि पहले क्या डिफरेंस था, अब क्या कुछ बदलाव हुआ है? हाँ, यूपीसी में जो पेपर जो आता है उनमें हमेशा बदलाव तो देखने को मिलता है। जैसे 2023 का प्रीलिम्स का पेपर देखोगे, सीसेट का इतना अजीब सा पेपर था, जीएस का भी अजीब सा था, लेकिन चॉइस का पेपर फिर से बदला है। तो ये बच्चे को देखना होता है कि ट्रेंड क्या चल रहा है, ट्रेंड मतलब प्री का क्या चल रहा है, मेंस के क्वेश्चनों को क्या, किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। और पैटर्न को लेकर भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले 250 वर्ड के क्वेश्चन आते थे, आजकल 150 वर्ड के, 200 वर्ड के क्वेश्चन आते हैं। तो ट्रेंड को लेकिन प्रीलिम्स में ज़रूर पकड़ना चाहिए बच्चों को कि यूपीसी किन पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो अभी 2025 का प्रीलिम्स आ रहा है, तो आप किन किन चीज़ों पर फोकस किया जाए जिससे और टाइम भी कम बचा है? अभी जैसे उपयुक्त टाइम है, अभी से भी हाँ। कोई तैयारी शुरू करे तो प्रीलिम्स निकल सकता है। क्योंकि मुझे भी लास्ट ईयर याद है, इतने
2-3 महीने सीरियसली थोड़ा सा देखा था चीज़ों को। और अभी ये कर लें कि अपना एक टाइम टेबल बना लें कि मुझे हर 10-15 दिन में ये सिलेबस कवर करना है। 10 दिन में पॉलिटी पढ़ना है, 15 दिन में हिस्ट्री करना है, 15 दिन में ज्योग्राफी पढ़ना है। एक तो ये कर ले अपना। और सबसे पहले पीवाईक्यू का एनालिसिस जरूर करें। ओके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। जैसे हम लोगों ने भी किताब लिखी है, आपकी जो वेबसाइट है उसका लिंक, आप जो केजीएम स्टडी वेबसाइट है उस पर किताबें मिल जाएगी, जो बहुत शानदार किताब अपनी प्रीलिम्स वाली, सीसेट वाली भी है। तो उनको देखिए आप, है ना, किताबों को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से आपकी रणनीति बहुत अच्छी हो सकती है। और ऐसा प्रीवियस ईयर का पेपर ले जिसमें ना एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से बताया गया हो, वो चीज़ें भी बताई गई कि आपको कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, प्रैक्टिकल तरीका बताया गया है। तो हमारी वाली किताबों में आप देखोगे ना, बच्चों के लिए मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, इनमें वो चीज़ें बताई गई है कि आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे लेना है, अपना कॉमन सेंस कैसे यूज़ करना है, केवल नॉलेज इन्फॉर्मेशन नहीं, आपको वो तरीका भी उसमें देखने को मिलेगा। तो मैं बच्चों से सबको बोलना चाहूँगा, इन्होंने बहुत अच्छी वेबसाइट बनाई है केजीएम स्टडी, आप जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अपनी जितनी भी किताबें आपको घर पे पहुंचा देंगे। इन्होंने दोस्तों ने जो है उसमें कैश ऑन डिलीवरी भी रखा है, एक ट्रस्टेबल वेबसाइट आप देखना। सर अभी हम यूपीएससी का इंटरव्यूज वहाँ पर चल रहा है, लगातार कवर कर रहे हैं, तो कुछ एस्पिरेंट का एक कॉमन क्वेश्चन वहाँ पर रहता है कि अगर हम पीवाईक्यू लगाते तो समझ में नहीं आता पीवाईक्यू को हम कैसे लगाएं और कैसे समझें, हम उससे कैसे अपना नोट्स बना सकते हैं। बिल्कुल, यही मैं जैसे अभी बात कर रहा था कि पीवाईक्यू लगाने का तरीका क्या होता है, 2 या 3 तरीके उसमें होने चाहिए। एक तो पीवाईक्यू हम पहले जब लगाते हैं तो हमें ये देखना होता है कि यूपीसी जैसे ज्योग्राफी में क्वेश्चन कैसे फ्रेम कर रहा है, और जैसे जो भी क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, क्वेश्चन कैसे फ्रेम कर रहे हैं। और दूसरा तरीका ये होना चाहिए कि जैसे ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, और उनके जो ऑप्शन होते हैं उनका भी हम देखते हैं कि नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन बन जाता है। तो जैसे इसमें बच्चों की हेल्प करेंगे अपनी वाला पीवाईक्यू, उसमें सारा वो चीज़ें दी गई है कैसे एनालिसिस उनको करना है। और यूट्यूब की वीडियो का सारा ले सकते हैं, हमने भी काफ़ी वीडियो बनाई कि पीवाईक्यू कैसे आपको देखना है, हैंडल करना है। तो उसके लिए सफिशेंट है पूरे प्रीलिम्स के लिए जो बुक आपकी है? हाँ, सफिशिएंट है, पीवाईक्यू को लेकर सफिशिएंट है। बाकी मैं ये बोलूँगा कि उसमें 30 साल के पीवाईक्यू भी आप ले सकते हो। 30 साल का पीवाईक्यू देखना भी आपके लिए ठीक रहता है। ओके। अभी सीसेट की हम बात कर लें, थोड़ा सीसेट थोड़ा क्रिटिकल होता जा रहा है, तो सीसेट के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए एस्पिरेंट की? सीसेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें मिक्स अप्रोच अपनानी चाहिए। मिक्स अप्रोच का मतलब है आप पैसेज भी करो, मैथ रीजनिंग भी करो, और मतलब तीनों जो पोर्सन है उनको इक्वल वेटेज दो, है ना। और एग्जाम में जब रियल में क्वेश्चन अटेम्प्ट लेते हो तो थोड़ा थोड़ा करो, मतलब पैसेज भी आपको करना चाहिए। कई बच्चे गलती करते हैं, केवल पैसेज के भरोसे चले जाते हैं, मैथ रीजनिंग छोड़ देते हैं, ये नहीं करना है। तो आप थोड़ा सा मैथ रीजनिंग सीखो, जिनको मैथ रीजनिंग नहीं आता है अभी भी टाइम है, यूट्यूब से देख लो। अभी 3 महीने में डेली यूट्यूब से देखोगे ना, मैथ और रीजनिंग आपके लिए आसान हो जाएगा। मतलब ये गलती नहीं करनी है, मिक्स के साथ जाना चाहिए। मिक्स के साथ जाना चाहिए। यहाँ पर बात थोड़ी करंट अफेयर की आ जाती है, तो करंट अफेयर के लिए थोड़ा एस्पिरेंट जो कंफ्यूज रहते हैं कि अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ें या फिर मैगजीन पढ़ें, क्या कैसे अपने आप को करंट अफेयर को प्रिपेयर करें? देखो टाइम कम है ना बच्चों के पास, तो जैसे विजन की मंथली मैगजीन आती है वो पढ़ सकते हैं। उतना टाइम भी नहीं है, तो जैसे पीटी से पहले पीटी 365 आती है, अभी आ जाएगी मार्केट में। अभी जैसे जिन्होंने मंथली नहीं पढ़ी है तो पीटी 365 पढ़ लिया, अभी अभी यही हो सकता है हाँ, बस। 365 आ और गई अभी। जो लॉन्ग टर्म में है, जैसे 26-27 में देने वाले हैं, उनको ये बोलूँगा कि वो जैसे विजन की मंथली पढ़े, साथ में डेली एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़े। यदि आपको इंडियन एक्सप्रेस समझ में आता है तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, नहीं समझ में आता है इंडियन एक्सप्रेस तो दैनिक जागरण पढ़ो। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल जरूर देखो, उसमें एक यूपीएससी एक्सप्लेन्ड पेज आता है, डेली उसको देखो। उसमें 4 आर्टिकल आते हैं जो डेली आपके सिलेबस को कवर कराते हैं, तो वो देखो। ओके सर, थोड़ा मेंस पे बात आ जाते हैं, तो मेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी है अगर सब्जेक्ट वाइज अगर बात की जाए तो? मेंस की स्ट्रेटजी ये है कि आप जब भी पढ़ रहे हो टू दी पॉइंट उसके शॉर्ट नोट्स बना लो मेंस के। यदि आप केवल पढ़ते पढ़ते चले गए तो रियल एग्जाम में जब बैठोगे तो आपको चीज़ें याद नहीं रहने वाली है। और रिवीजन क्या करोगे जब आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए? तो जो भी सिलेबस में पॉइंट मेंशन किए गए मेंस के एग्जाम में, उनके सारे शॉर्ट नोट्स बना लो और आंसर राइटिंग पे फिर काम करो। तो नोट्स बनाने की अप्रोच क्या होनी चाहिए, किस तरीके से नोट्स बनाए जाएँ? क्योंकि काफ़ी सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, तो उनसे कैसे अपने आप को उसमें जस्टिफाई करें? उसका एक तरीका, मेरा तरीका था कि मतलब यदि कहीं 10 पेज पढ़े हमने, 10 पेज को 1 पेज में समराइज करो। 100 पेज पढ़े तो 100 पेज को 10 पेज में समराइज करो। कैसे समराइज करोगे? शॉर्ट शॉर्ट लिख के, वो आपके समझ में आना चाहिए, इतना समराइज कर लो उसको, और उसको बार बार पढ़ते रहो। ओके। अब यहाँ पर थोड़ा वो कंफ्यूज यहाँ पर भी रहती है स्टूडेंट की कि अगर हम आंसर राइटिंग करते हैं तो आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए? उसके लिए क्या क्या कोई अलग से हमें कोई ये बुक या फिर कोई वीडियो उसके लिए लेनी देखो आंसर राइटिंग का तो मेरा ये मानना है कि कोई टाइम पीरियड नहीं होता। आपको कई बच्चे से जिनको पढ़ने के साथ साथ आंसर लिखना पसंद है तो लिख सकते हैं। बाकी मेरा ये मानना है कि 6 महीने में जब आप अपना सिलेबस कवर कर लेते हो तो फिर आंसर राइटिंग शुरू कर दो। विशेषकर टॉपर्स की कॉपीज देखो। मैंने भी बच्चों की हेल्प करने के लिए, जैसे आपके पास जो बुक है आप बच्चों को दिखा सकते हो। जैसे इस बार मेंस लिख रहा था, इस मेंस के समय जो मैंने आंसर राइटिंग जो की है मैंने सारा इसमें इस बुक में लिख तो दिया ये है सब मैंने। आपकी राइटिंग है सर? हाँ मेरी राइटिंग है, टू दी पॉइंट, मतलब कैसे आपको लिखना है
ये वन ऑफ द बेस्ट, मतलब मार्केट में ऐसी बुक, पहली बुक आई है ऐसी जो मतलब ऐसे एस्पिरेंट ने लिखी है जो खुद मेंस लिख रहा था उसी समय, और ये बुक निकाली है मतलब। तो जो बिगनर एस्पिरेंट हैं वो उसको किस तरीके से समझ सकते हैं? अब बिगिनर्स के लिए तो सबसे अच्छा फायदा ये होगा कि उनको सही डायरेक्शन शुरू में मिल जाएगा। हम्म। तो बिगिनर्स को यही तो समझ आती है कि मुझे इंट्रो में क्या लिखना है, बॉडी में क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है। या जैसे हम मार्केट में देखते हैं ये प्रिंटिंग फॉर्म में जो मॉडल आंसर आते हैं कॉपी पेस्ट किए होते हैं, बच्चे को ये पता नहीं चलता कि इसको मैं इस्तेमाल कैसे करूंगा, मैं लिखूंगा कैसे 200 वर्ड में या 150 वर्ड में, वो सारा इसमें दिया गया वो है। सारी। हाँ तो यहाँ पर जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं इसमें एथिक्स और एसए, उनके लिए कैसे प्रिपेयर करें और कहाँ से कर सकते हैं इसको? देखो ये सबसे अच्छी बात है कि मतलब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। अपने यूट्यूब चैनल पे जाएं, स्टडी आईएस विद धर्मेंद्र जाखड़ पर एसए और एथिक्स फुल पढ़ा दिया है। सबसे अच्छी बात क्या है, एसए में मेरे 157 मार्क्स है, एथिक्स में 126 है, तो ट्रस्ट भी कर सकते हैं कि यूपीसी ने मार्क्स दिए हैं और रिलीवेंट भी हैं। और इन दोनों के लिए मैंने, जैसे आप ये बुक आप देख सकते हो यहाँ पे, इन दोनों की बुक भी निकाल दी है। और सबसे अच्छी बात है 5-5 दिन में ये अपना कंप्लीट कर सकते हो। आपको 500 मार्क्स का आपको कोचिंग में 50,000 रुपये देने की नीड नहीं है। ओके। आप ये 2 बुक लेके बिना वीडियो देखे भी ये कर सकते हो। तो ये लेकिन सब इनको समझना हो तो यूट्यूब से सारा ले ले अपने। समझ सकते हैं तो यूट्यूब पे जो बिगिनर हो सकता है उसको समझ में नहीं आए तो मैंने दोनों को यूट्यूब पे भी पढ़ा रखा है। तो ये सफिशिएंट है? सफिशिएंट है, वन स्टॉप सॉल्यूशन एकदम। हाँ वन स्टॉप। हाँ क्योंकि मैंने निमंत की ये बुक मैंने भी पढ़ी है आपकी, हाँ। काफ़ी शानदार बुक है। इसमें पूरा स्ट्रक्चर बताया है कैसे स्टार्ट कर देना चाहिए, क्या लेखन शैली होनी चाहिए, वो सारी प्रैक्टिकल चीज़ है, क्योंकि पहले वाली किताबों में प्रैक्टिकलिटी उतनी नहीं थी कि एग्जाम के हिसाब से बच्चे उसको नहीं कर पा रहे थे। बट ये अच्छा रहा कि तो जो भी इस तरह की बुक है इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर लेना। तो सर आगे की ओर बढ़ते हैं थोड़ा। मेंस के लिए करंट अफेयर कैसे हम पुट करें कि कहाँ से उसको देख सकते हैं कि ये हमारे GS1 के लिए है, GS2 के लिए? हाँ, मेंस में भी करंट अफेयर के लिए सेम अप्रोच है कि जैसे आप जो मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके मेंस में क्या सिलेबस है, और वो इंडियन एक्सप्रेस वगैरह उनके आर्टिकल पढ़ लें। करंट अफेयर सेम होता है, अलग अलग नहीं होता। प्री मेंस इंटरव्यू के लिए एक ही करंट अफेयर आपका चलेगा हमेशा। सर जो एस्पिरेंट अभी 2025 या फिर 26 या 27 टारगेट कर रहे हैं उनके लिए किन किन बातों का जानना जरूरी है, किन बातों को पॉइंट? हाँ, मतलब शुरुआत आप करते हो तो एज ए बिगनर आपको ये देखना होता है कि आप किन चीज़ों को इंपॉर्टेंस दे सकते हो। तो सबसे पहले आपकी टेबल पे सिलेबस होना चाहिए, पीवाई की क्वेश्चन आपकी टेबल पे होनी चाहिए, और ये देखना है कि आपको फाउंडेशन कोर्स करना होता है या फिर आप, आजकल यूट्यूब पे हर कोई पढ़ा रहा है तो यूट्यूब से मतलब आप सीख सकते हो। और एक स्ट्रेटेजी बनाओ, लंबी स्ट्रेटेजी मत बनाओ। आप ये टारगेट लो कि हाँ मुझे 26 में देना है, तो मेरा 1 साल में मैं कैसे प्लानिंग करूँ, डेली मेरा टाइम टेबल क्या हो, मंथ में टाइम टेबल क्या हो, अगले 6 महीने के मेरा टारगेट क्या है, और उन टारगेट को अचीव करना है। ऐसे नहीं कि टारगेट बना लिए अचीव नहीं कर रहे हैं, टेंशन में आ रहे हो, वो नहीं करना। लक्ष्य रखोगे तो लक्ष्य, आपका जो एम है, आपका जो ड्रीम है वो मिलेगा। आप ऐसे अंधेरे में भटकोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। ओके सर, इस जर्नी में काफ़ी लंबी जर्नी है और ये यूपीएससी तैयारी क्या कोचिंग करके ही की जा सकती है या फिर सेल्फ स्टडी भी इसको किया जा सकता है? अब मुझे लगता है आजकल चूंकि सोशल मीडिया का, इंटरनेट का इनका ज़माना है, तो अब कोचिंग की उतनी नीड नहीं बची है। आप देखना जो अभी नए टॉपर आ रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं कि हमने तो कोचिंग नहीं की है, हमने कुछ सेलेक्टिव चीज़ें यहाँ से कर ली। जिनको करना है तो वो तो करेंगे, उनको रोकना नहीं है, उनकी मर्जी, इंडिविजुअल आज़ादी है उनको। और बाकी मेरा ये मानना है कि आज के ज़माने में मतलब फुल कोचिंग की नीड नहीं है, पार्शियल कर सकते हो। इकोनॉमी आपको नहीं समझ में आता, इकोनॉमी पढ़ लो। मैथ रीजनिंग नहीं समझ आता, मैथ रीजनिंग कर लो। या और कोई सब्जेक्ट जैसे साइंस आपको समझ में नहीं आता तो वो कर लो, ऐसा कर सकते हो। इस जर्नी में क्या प्लान बी होना ज़रूरी है? क्या प्लान बी होना? शुरुआत में मत रखो कुछ, शुरुआत में रिस्क लो, मेहनत करो। प्लान बी के बाद में सोचना, जब आपके शुरुआत में 2-3 साल कुछ नहीं होता है। 2-3 साल बाद रख देना चाहिए। और जो एस्पिरेंट लंबे टाइम तक, लंबे ड्यूरेशन तक चलता है, फर्स्ट टाइम हुआ, सेकंड हुआ, मतलब लंबा पूरा उसका चला जाता है, फिर सोचता है कि ये करूँ ना, वो सर कुछ कर पाता है ना कुछ और कर पाता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ, ये प्लान होना चाहिए कि देखो आप ये सोचते हो ना कि यार मुझे तो 2 अटेम्प्ट लेने हैं, जो करना है इसी अटेम्प्ट में करना है, तो उसमें एक तो आपके एफर्ट सही लगेंगे, आप सही से ईमानदारी से मेहनत करोगे। और दूसरा ये होता है कि आपका 2 साल के अंदर नहीं हुआ तो फिर आपको उस समय ये करना है कि यार अभी मेरा नहीं हुआ, लक्ष्य तो नहीं छोड़ूंगा, बट साथ में जैसे स्टेट पीसीएस आ गया, अब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो यूपी पीसीएस आपके लिए आसान है फिर, और स्टेट की पीसीएस आपके लिए आसान है। तो वो दो, ऐसा घमंड में मत रहो हमेशा कि मैं तो केवल यूपीसी फाड़ूंगा, वो करूंगा, ऐसा मत करना। कई बच्चे मुझे भी देखते हैं कि सर आपने दिए नहीं दिए, मैंने कई पीसीएस दिए, ऐसी बात नहीं, कई मेंस लिखे हैं मैंने, कॉलेज लेक्चर के मैंने एग्जाम दिए हैं, कई एग्जाम मैंने दिए हैं। वहाँ लकीली मेरा, अनलकीली मतलब कह सकते हैं हम, नहीं हुआ वहाँ पे, लेकिन साथ में मैंने फिर उसमें सफलता नहीं मिली, मुझे लगा चलो मैं पढ़ा सकता हूँ, तो यूट्यूब पे सफलता मिल गई। तो इससे ये फ़ायदा ये हुआ कि और कॉन्फिडेंस आ गया कि यार हम कर सकते हैं, और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने से और फायदे होते हैं। 3-4 साल बाद में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा घर वालों पे हम दबाव डालते हैं, घर वाले फिर आपको बोलेंगे ये करो वो करो। तो आजकल के मैं न्यू स्टूडेंट को देख रहा हूँ जो बिल्कुल अभी पहले टेंथ में दे रहे हैं, वो भी अपना आजीविका कर रहे हैं, कहीं कोचिंग का कोई नोट्स बना रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है मतलब। ओके
सर लास्ट में एस्पिरेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या आप उनको क्या करना चाहिए? बिल्कुल, जब आप इस जर्नी में आ ही गए हो ना, तो अब नेगेटिविटी के लिए तो कोई जगह नहीं है ना। और शुरुआत के जो 3 साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ये आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाले हैं। और मैंने देखा कि लास्ट जैसे मोहन मंगावा 22 साल में बना है, और भी मेरे स्टूडेंट जो रहे हैं या मेंटर जिनका मैं रहा हूँ, तो उनको देखा बहुत कम जल्दी क्यों बने वो, कम एज में क्यों बने, क्योंकि उन्होंने डेडिकेशन बहुत दिखाया, अनुशासन बहुत दिखाया था। तो ध्यान रखना, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, ईमानदारी से मेहनत करना ज़रूरी है, और सही दिशा में मेहनत करना ज़रूरी है। ओके सर, थैंक यू सो मच। एंड आई होप गाइस आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और सर को विशेष दे सकते हैं इनके लास्ट टाइम के लिए।